नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माँ आनंदमयी का चार्ट और रेफरेंस रहेगा कुंडली संग्रह। अगर माँ आनंदमयी के जीवन के बारे में आप कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने किस प्रकार से वृश्चिक राशि का सदुपयोग किया। वृश्चिक राशि जहां चंद्रमा थोड़ा सा संकोच में माना जाता है, चंद्रमा के लिए वो एक उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं करता है, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव है ज्यादा लोगों से मिलना, और इसीलिए उनकी जो उच्च राशि है वो वृषभ बन जाती है। लेकिन वृश्चिक राशि में जो एक एकांतवास की बात करता है, जब चंद्रमा चले जाते हैं तो सांसारिक दृष्टि से कुछ कमियां तो देते हैं, यानी व्यक्ति को एकांत में रहना पसंद होता है। लेकिन अगर हमारा एकांत में रहकर हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर पाए, क्योंकि एकांत भी कई अलग अलग प्रकार का हो सकता है, इसके धनात्मक और ऋणात्मक दो रूप हो सकते हैं। एक तो एकांत में रहना इसलिए पड़ा कि हमने कुछ इस प्रकार इन्वॉल्वमेंट हमारी रही अपराध में, तो एकांत में रहना पड़ सकता है। एक होता है हम ईश्वर की तपस्या के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए, अष्टांग योग सिद्ध करने के लिए एकांतवास करते हैं। तो वो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है माँ आनंदमयी का लग्न चार्ट जो हमें कुंडली संग्रह से हमें मिला। तो हम आभारी रहे, हमारा जो रेफरेंस है कुंडली संग्रह का भी। और सबसे पहले जब भी हम चार्ट देखते हैं तो क्या सबसे पहले देखा जाना चाहिए? लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश की स्थिति। तो लग्न अपने को मीन मिला, जो एक जल तत्व लग्न माना जाता है, और मैंने अपनी कई वीडियो में बहुत तारीफ की है। जो मोक्ष राशियां, यानी जिसके जीवन में मुक्त होने की चाह है, कहीं ना कहीं 4, 8, 12 का बल या जल तत्व राशियों का बल होना चाहिए। तो लग्नेश बली होकर कर्क राशि में विराजमान है, और यहां से पंचम दृष्टि से बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हैं चंद्रमा को। ठीक हो गया? हम दृष्टि का मतलब क्या मानते हैं? एक प्रकार का एडवाइस। तो गुरु से ज्यादा अच्छी एडवाइस तो कोई दे ही नहीं सकता है। और गुरु अगर लग्नेश होकर, यानी बुद्धि का स्वामी होकर, इस प्रकार का ग्रह, बृहस्पति जैसा ग्रह अगर हमारे चंद्रमा को कंट्रोल कर ले तो बहुत बढ़िया, यानी बुद्धि और मन का बड़ा सकारात्मक मिलन यहां देखा जा सकता है। मन चंद्रमा से देखा जाता है, बुद्धि या जिसको कह सकते हैं मेरी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका कहीं ना कहीं लग्नेश से देखा जाता है कि भाई मैं हो सकता है स्वभाव से हंसमुख हूं, ये मेरा मन है, मेरा मन ये कहता है, लेकिन जब मैं कोई जजमेंट करना है, मेरी जो इमेज जो बनती है वो लग्नेश पर निर्भर करती है। तो जब लग्नेश जैसा ग्रह उच्च का है और जो चंद्रमा है वो एकांत राशि में विराजमान है, जोडियक में 8वीं राशि क्या बताता है? कहीं ना कहीं अकल्ट जो जिसको कहा जाता है, या जो इस प्रकार का विज्ञान जो 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 हमें आध्यात्म के जरिए ईश्वर से जोड़ सकते हैं, इस प्रकार के विज्ञान हम वृश्चिक राशि से जोड़कर देखते हैं। तो बृहस्पति का चंद्रमा पर प्रभाव ये बड़ा सकारात्मक दिखाई देता है, और जो मंगल है वो भी अपने राशि को दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, यानी एक प्रकार का जो गुप्त पराक्रम चाहिए इस प्रकार के जागरण में। अगर हमें अपने कुंडलिनी जागरण या इस प्रकार अष्टांग योग सिद्ध करना है तो कहीं ना कहीं हमें इस भाव का बल भी हमें चाहिए, यानी जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में नीचत्व भंग भी चाहिए। तो चंद्रमा मंगल का जो दृष्टि संबंध आता है वो निश्चित रूप से इनका जो सांसारिक दृष्टि से हम कह सकते हैं पहला टाइम जो ऐसा माना जाता है। जैसे जब मां आनंदमयी का सांसारिक बंधनों में बंधे वो, तो कुछ ऐसे नियम उनको संभालने थोड़ा कठिन भी हुआ, वैवाहिक जीवन को संभालना। लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ता गया तो वो सभी लोग समाज में समझ गए कि मां आनंदमयी का जो जीवन है वो पूरी तरह उन्होंने डिवोट किया है ईश्वर के नाम पर, मुक्ति के नाम पर।
तो वो नीच भंग में ऐसा ही होता है। जब भी कभी कोई ग्रह डेबिलिटेटेड होकर अपना डेबिलिटेशन कैंसिल कराता है तो पहले टाइम में कुछ ऐसा सांसारिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि कुछ कमियां सी दिखाई देती हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में आता है। बहुत बढ़िया साधना को, एकांतवास को, मां आनंदमयी की जो विचारधारा है वो आज भी हमारे साथ है और बहुत लोग साधना में लगे हुए हैं। मां आनंदमयी की विचारधारा के कारण उनसे जुड़े हुए हैं। उसी साधना को चार्ट में हम देख सकते हैं कि कैसे धर्म भाव में मन का स्वामी बैठा हुआ है, जो सैड होकर भी, माने संसार से सैड होकर भी ईश्वर, क्योंकि वही लक्ष्य हमारा परम लक्ष्य है। अगर ईश्वर को हमने नहीं पाया तो हमने कुछ भी नहीं पाया। कुटुंब में रहकर पूरी तरह सब कुछ भुला दिया, कुटुंब में ही लग गए, तो फिर संसार में तो हमें एक प्रकार से माना जा सकता है कि हाँ बड़ा कौटुंबिक व्यक्ति है, परिवार में रहता है, लेकिन जो हमारा परम लक्ष्य है अगर उसको हम नहीं साध पाए तो फिर कुछ फायदा नहीं है। तो मां आनंदमयी ने बहुत अच्छे तरीके से इस जो सैड चंद्रमा, इस उदास चंद्रमा को ईश्वर में लगाकर वो ईश्वर की प्राप्ति में उसको लगा दिया, तो बड़ा अच्छा देखा जा सकता है। उच्चस्थ लग्नेश गुरु विवेक बुद्धि भाव से धर्म भाव और लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये एक बहुत धनात्मक संबंध देखा जा सकता है। कुंडली का सबसे ज्यादा बल निहित होता है लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश पर। हम देख सकते हैं बड़ा अच्छा दृष्टि संबंध बन रहा है, लग्न लग्नेश और चंद्र चंद्रेश। लग्न पर लग्नेश की दृष्टि है और बहुत उच्च होकर, और बृहस्पति चंद्रमा के घर में बैठकर ही दृष्टि डाल रहे हैं। और ज़ोडिएक भौचक्र, मैंने जैसे बताया भौचक्र की राशियों का बली होना बहुत अच्छी एक प्री इमेज दे देता है। तो कर्क राशि बहुत बली हो गई, तो कर्क राशि के बल के कारण कहीं ना कहीं हमारा जो मन कह ले, हमारा हृदय कह ले, हृदय में बृहस्पति विराजमान हो गए, ठीक हो गया। तो वो एक प्री इमेज लेकर जाएगी। कर्क राशि कहीं भी जाएगी उसका संबंध हृदय और मन से होता ही होता है, तो बहुत बली हो गया यहां से। और इनके जो चार्ट में इनको चतुर्थ भाव मिला, माने मां आनंदमयी के चार्ट में जो चतुर्थ भाव मिला, उनका स्वामी यानी चौथे भाव का संबंध भी 12वें भाव से आ गया, तो ये भी एक धनात्मक संबंध हम देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो किस प्रकार से चौथे भाव का स्वामी 12वें में संबंध, हमने जो एक रिकॉर्ड किया है मोक्ष मुक्ति के ऊपर एक हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसमें भी हमने कहा 4, 8, 12 राशियां और 4, 8, 12 भावों का संबंध निश्चित रूप से मुक्ति की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम माना जा सकता है। उसके जीवन में जो उठाए गए जो भी उसके जो निर्णय हैं, फैसले हैं, वो उसको मुक्ति की तरफ बढ़ाएंगे। तो मां आनंदमयी के चार्ट में भी देख सकते हैं 4, 8, 12 राशियों का बल, या जो 4, 8, 12 अपने को भाव मिले। अब जैसे हम 8वें भाव में चले जाते हैं जो अष्टांग योग साधना का भाव माना जाता है, वहां भी उच्च के शनि विराजमान है, उच्च का ग्रह। और शनि को क्या कार्य मिला है, शनि 12वें भाव के स्वामी होकर वहां उच्च के हो गए, तो ये भी बड़ा सुंदर मिलन देखने में आ रहा है 4, 8, 12 भावों का और 4, 8, 12 राशियों का धनात्मक संबंध मां आनंदमयी के चार्ट में हम साफ साफ देख सकते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण बन सकता है अपने जीवन को मुक्ति के लिए लगाना, अपने जीवन को मोक्ष, अपने जीवन को हमारा जो सबका अंतिम ध्येय उसके लिए लगाना। जैसे अगर आप उनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, संसार में रहते रहते भी जैसे कई दफा उनको कहा गया कि भाई आपको क्योंकि गृहिणी की भूमिका में भी मां आनंदमयी को रहना पड़ा कि भाई आप गृह कार्य में लगे हैं, तो कई दफा ऐसा हो जाता था जैसे दाल पकाने के लिए लग दी तो वो दाल पकते पकते वो राख हो जाती थी, लेकिन मां आनंदमयी ध्यान में ऐसे रम जाते थे, उनको संसार की किसी बात का पता ही नहीं लगता था। तो सांसारिक दृष्टि से तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं चंद्रमा संसार की दृष्टि से हमें उदास या सैड दिखाई दिया, लेकिन वो जो पारलौकिक विषय है या जो ईश्वर से मिलन की चाह है उसको लेकर चंद्रमा बहुत अच्छे फल देता है कहीं ना कहीं 4, 8, 12 राशियों में। और फिर 4, 8, 12 भावों का भी बड़ा अच्छा संबंध आ गया मां आनंदमयी के चार्ट में। धर्म भाव में वृश्चिक का चंद्रमा एकांत वास कराता है, ठीक हो गया। ये वैसे नवम भाव को हम हमारी धार्मिक यात्राओं का भाव भी कहते हैं। तो यात्राएं तो की, बहुत अच्छी यात्राएं की, लेकिन यात्राओं में अलग अलग प्रकार का व्यक्ति का ध्येय होता है। कई यात्राएं करता है व्यक्ति
अपने देखिए सभी अलग अलग भगवान के रूप हैं सभी। कोई गाते बजाते ज्यादा लोगों को एकत्र करना चाहता है और कोई यात्रा के समय एकांत में रहना चाहता है। तो मां आनंदमयी के चार्ट में ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है एकांतवास का। यात्राएं तो की, धार्मिक यात्राएं की, लेकिन वो एकांतवास के लिए की कि अगर हमें ऋषिकेश जाना है, हमें हरिद्वार जाना है, तो हमें एकांतवास की दृष्टि से जाना है। तो वो हम देख सकते हैं नवम भाव का बल, शुक्र और मंगल का ग्रह परिवर्तन आध्यात्मिक वाणी और सांसारिक वाणी का पूर्ण बल प्रदान करता है। ठीक हो गया। तो शुक्र का और मंगल का, ये हम दूसरा भाव जो हमारा होता है वो हमारी आध्यात्मिक वाणी को बताता है। हमारी वैसे तो दूसरे भाव से हमारा कुटुंब भी देखा जाता है। तो प्रथम दृष्टा कोई व्यक्ति अगर चार्ट देखेगा, ये उन लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कुटुंब में अगर कभी मेष राशि में शुक्र बैठ जाए तो उनके मन में ऐसा आ सकता है कि शुक्र जो है थोड़ा सा विचलित हो गया, क्योंकि मेष राशि जो है वो कमांडर का ऑफिस है, मंगल का ऑफिस रिप्रेजेंट करता है मेष राशि। मूल त्रिकोण का मतलब होता है एक ऑफिस जैसा एनवायरमेंट, तो ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि, वहां शुक्र बैठे। लेकिन अगर आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई आपने मेरे ग्रह को संभाला है तो मैं आपके ग्रह को संभालूंगा, तो दूसरे और तीसरे भाव का बड़ा अच्छा मिलन या बड़ा अच्छा परिवर्तन यहां देखने में आता है। और ये परिवर्तन इनके दूसरे भावों पर भी, यानी 8 और 9 पर भी लागू हो जाता है। ठीक हो गया। यानी 8th हाउस का जो लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है, इनका आपस में हाउस एक्सचेंज हो गया। इस कारण से भी जो चंद्रमा का एक प्रकार से जो निचत्व है वो भी भंग हो जाता है, अपने ग्रह जैसा माना जाएगा, स्वग्रही जैसा माना जाएगा मंगल को। ठीक हो गया। तो दूसरा भाव हमारा आध्यात्मिक वाणी माना जाता है और तीसरा भाव हम सांसारिक वाणी में जो जुड़ते हैं उसके लिए देखा जाता है। तो तीसरे भाव में एक जमीन देने वाला, जमीन तैयार करने वाला तो वृषभ है। यानी हमारा जो मूल स्वभाव है, मीन लग्न वालों का संसार के लिए जो मूल स्वभाव होता है बोलने के लिए, वो 2 नंबर अनुसार होता है, लेकिन उसमें एक पराक्रम भी समा जाता है क्योंकि मंगल वहां बैठ गए हैं। ठीक हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी कोई लग्न होता है तो लग्न में जो भी नंबर मिलता है, व्यक्ति का मूल स्वभाव उसी नंबर को लेकर कार्य करना चाहता है। लेकिन जो सिटिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए 9 नंबर यहां पर है, तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अपने ऑफिस को लेकर, 9 नंबर का मतलब बृहस्पति एक राज दरबार में जैसे राजपुरोहित कार्य करता है उस प्रकार से बर्ताव करेंगे अपने ऑफिस में। बृहस्पति बिल्कुल झगड़ालू नहीं है, ये ध्यान रखना है। हम झगड़ालू, देखिए झगड़ा करना भी कई दफा एक धनात्मक विषय बन सकता है अगर देश की रक्षा के लिए हमें सामने वाले से झगड़ना है तो मंगल को इस विषय में महारत है। लेकिन बृहस्पति जैसा व्यक्ति अगर वाणी को लेकर कभी कभी थोड़ा सा रौद्र भी हो जाता है, तभी भी वो कोई फिजिकली अटेम्प्ट करने की बात नहीं करता है, कोई झगड़े की बात नहीं करता। तो ऑफिस में हम, या हमारा जो स्टेटस है, जो हमारी जो कर्म इमेज बनी वो 9 नंबर जैसी बनेगी। और फिर इसमें कौन कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उनके प्रभाव को भी हम समझते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मूल स्वभाव तो तीसरे भाव का 2 नंबर जैसा ही होगा, 2 नंबर यानी वृषभ राशि जैसा। तो वृषभ राशि का हम ऑलरेडी कई वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूं, कुटुंब के साथ जुड़ने की भावना। लेकिन उस कुटुंब के साथ जुड़ने में भी एक मंगल का पराक्रम भी है। यानी अगर मां आनंदमयी के परिवार की बात करते हैं तो जो प्रेम बंधन में बंधे थे उनको भी एक ऐसी शिक्षा दी, माने इनके प्रेम बंधन में जब बंधे थे, विवाह हुआ था जब, तो विवाह में अपने कह सकते हैं अपने पतिदेव को, उनको भी उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छी दीक्षा दी। एक कौटुंबिक विचार से निकला हुआ वाक्य मंगल के पराक्रम के साथ चला गया कि भाई हमें केवल एक पति पत्नी का मिलन, 2 शरीरों का मिलन नहीं है, हमें उस विवाह के साथ साथ हमारा जो ध्येय है उसको प्राप्त करना है, हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। तो उनको भी उन्होंने दीक्षा दी, अपने पतिदेव को भी मां आनंदमयी ने। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा आप पढ़ सकते हैं कि मां आनंदमयी में ही उनको परमात्मा के दर्शन हो गए। तो इस प्रकार दूसरे और तीसरे भाव का बहुत अनूठा मिलन मां आनंदमयी के चार्ट में हम देख सकते हैं। और
ये बल काफी ज्यादा बड़ा माना जाता है। जब भी हम किसी को कोई बात कहते हैं, वो बात सिद्ध हो जाए, वो बात पूरी हो जाए, वाणी सिद्धि, वाक सिद्धि के लिए दूसरे भाव को देखा जाता है। और जब संसार से बात की जाए, वो संसार की बातें वो पूरी तरह कैलकुलेट करके बोले वो सही है, वो तीसरे भाव से देखा जाता है। तो जब दूसरे और तीसरे का संबंध आ जाए बड़ा धनात्मक, तो यानी ये वाक सिद्धि भी है और सांसारिक रूप से लोक व्यवहार में कही गई बातों में भी पूरा पूरा दमखम देखा जा सकता है। फिर आते हैं इच्छा पूर्ति भाव और संन्यास भाव का स्वामी शनि उच्च का विपरीत राजयोग में होकर अष्टांग योग भाव में स्थित है। इच्छा पूर्ति का सामान्य अर्थ होता है भाई मेरी सांसारिक दृष्टि से कोई अगर ऐसी इच्छाएं हैं तो मां आनंदमयी का तो जीवन में पूरा पूरा कह सकते हैं सांसारिक दृष्टि से भी मां आनंदमयी को ईश्वर ने पूरा पूरा सहयोग किया। जैसा वो चाहते थे कि मेरा जो वैवाहिक जीवन हो वहां पर भी मुझे कोई साधना में कोई ऐसा कमी ना हो, कोई ऐसी बड़ी रोक टोक ना हो, तो सांसारिक दृष्टि से भी वो इच्छा पूर्ति हो गई। और 12वें भाव जो हमारे पारलौकिक सुख की बात करता है, जो हमारे एक प्रकार से फाइनल डेस्टिनेशन की बात करता है, हमारे डिपार्चर ऑफ सोल की बात करता है, दोनों का स्वामी शनि उच्च का। तो सांसारिक दृष्टि से हमने अगर कोई ऐसी इच्छा जताई कि मेरा अगर वैवाहिक जीवन में भी मुझे कोई ऐसा व्यवधान कोई ना हो, मेरी साधना में कोई ऐसी त्रुटि ना हो, तो शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लगा, लेकिन बाद में बहुत अच्छे से पूरे परिवार ने मां आनंदमयी को स्वीकार किया और उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा माना जा सकता है। क्योंकि 11वां भाव जो हमारे इच्छा पूर्ति के लिए देखा जाता है, उनका स्वामी अष्टम भाव में, अष्टांग योग भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है। और 12वां भाव तो हम देखते ही हमारे मुक्ति के लिए या डिपार्चर ऑफ सोल के लिए, तो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। यानी शनि दोनों राशियों में ज्यादा महत्व किसको देंगे? ज्यादा महत्व शनि देंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि को, कुंभ राशि को। तो कुंभ राशि यानी जैसे मैंने बताया 4, 8, 12 का मिलन बहुत अच्छा फल देता है। अगर वो उच्च का होके बैठा हो तो फिर कहना ही क्या। तो इस भाव में शनि जैसे ग्रह का बैठना चिरायु भी बनाता है। ठीक हो गया। तो शनि को अष्टम भाव से वैसे ही बहुत प्रेम है। अष्टम भाव के तो बड़े अच्छे जानकार हैं शनि महाराज, अगर उच्च के होके बैठ जाएं तो फिर कहना ही क्या। ठीक हो गया। द्वादश भाव में बुध आदित्य योग और स्वग्रही राहु विदेशी व्यक्तियों पर भी प्रभाव बताता है। ठीक हो गया। हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि को ऐसा मानते हैं कि वो शेयर करते हैं राहु भी। तो अगर हम सेकेंडरी लॉर्ड की दृष्टि से देखें, द्वितीय जो उसके स्वामी हैं, जो उसके दूसरे स्वामी माने जाते हैं, वो राहु महाराज माने जाते हैं। तो वहां राहु अपना बल लेकर बैठे हैं और पिता को थोड़ा, जैसे शुरुआत जब जीवन का हुआ मां आनंदमयी का, तो पिता को जीवन चलाने में दिक्कतें हुई, निर्धनता का सामना भी करना पड़ा। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत धनी थे, लेकिन लौकिक दृष्टि से या सांसारिक दृष्टि से कुछ वस्तुओं की कुछ कमी देखी जीवन में, तो पिता को प्रारंभिक कष्ट की बात करते हैं, सूर्य और राहु का मिलन। लेकिन अगर हम 12वें भाव की दृष्टि से देखें, 12वें भाव में राहु जैसे ग्रह का बैठना बड़ा बली माना जाता है। और 12वां भाव हमारे क्षेत्र से दूर क्षेत्र में भी ख्याति के लिए देखा जाता है। हम उसको अपनी भाषा में फॉरेन लैंड कह देते हैं, लेकिन फॉरेन लैंड का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम अपने देश को छोड़कर सिर्फ यूरोप या अमेरिका की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा जहां जन्म हुआ, वहां की रीति रिवाज, उससे अलग कल्चर में भी हमारा प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जैसे मां आनंदमयी का जो प्रारंभिक जीवन था वो तो बंगाल में ही रहा, लेकिन उसके बाद उत्तर भारत की तरफ या कहीं हरिद्वार, ऋषिकेश में भी मां आनंदमयी रहे और भारत के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति मां आनंदमयी के शिष्य रहे। तो वो देखा जा सकता है कहीं ना कहीं 12वें भाव का एक बड़ा धनात्मक संबंध। और एक बात और यहां समझ सकते हैं, जब भी कभी इस प्रकार का संबंध बनता है, सूर्य राहु, सूर्य चंद्रमा, अगर कोई मीडियोकर बैठ जाए, जो कॉमन फ्रेंड अगर आ जाता है, तो उससे काफी हद तक आपस में जो क्लैश होने का डर रहता है वो कम हो जाता है। हमें ऐसा तो दिखाई दे रहा है कि सूर्य राहु बैठे हुए हैं, लेकिन ये इन झगड़ों को, सूर्य और राहु के इन क्लैशेस को कम करने के लिए
अगर कोई कॉमन फ्रेंड है, जैसे बुध जो है वो राहु के भी मित्र माने जाते हैं और बुध सूर्य को भी बहुत पसंद करते हैं, तो अगर इस प्रकार की कभी परिस्थिति बनती है तो हम जो भी ऋणात्मक संबंध बनेगा उस ऋण प्रभाव को, उस नेगेटिव इंपैक्ट को काफी हद तक कम आंकेंगे, उसको कम आंकना है, फिर उस नेगेटिव इंपैक्ट को फिर ज्यादा नहीं बढ़ाना है। हाँ, अपना जो कार्य था वो राहु ने किया, कहीं ना कहीं प्रारंभिक जीवन में सूर्य को कष्ट देना, या जो पिता के लिए कारक देखा जाता है उनको कष्ट देना, या ये कह सकते हैं अगर चंद्रमा की दृष्टि से भी देखें तो 9th हाउस में कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्रभाव देखा जा सकता है कि क्योंकि पूर्वजों का भाव माना जाता है, पिता का भाव माना जा सकता है, वो ऐसा देखने में आता है। लेकिन अगर ग्रह अपना नीचत्व भंग करवा लेता है और साथ साथ जो नेचुरल कारक है उनको कष्ट देने वाले ग्रह के साथ कोई मीडियोकर प्लैनेट भी बैठ जाता है, कॉमन फ्रेंड भी बैठ जाता है, तो ये जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है, काफी हद तक कम हो जाता है, न्यूनतम स्तर पर आ जाता है। और उसमें दशाओं का बहुत बड़ा रोल देखा गया है कि कब ग्रह कौन सी दशा में आ रहा है, उस अनुसार ही, जैसे अगर शुरुआत में राहु की महादशा लगी अगर, तो राहु में जब सूर्य लगेंगे तो पिता को विशेष रूप से कष्ट होगा। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि भाई जीवन का मध्य चल रहा है, राहु अंतरदशाओं में 2 बार आ चुके हैं, राहु क्योंकि बहुत एडप्टिव प्लैनेट है, तो कुछ अगर उसकी महादशा शुरुआत में आ जाए, अगर वैसे तो यहाँ स्वग्रही राहु है, लेकिन अगर हम कभी देखें अग्नि तत्व राशियों में भी राहु बैठे हुए हैं और या तो उनकी महादशा शुरुआत में ही आ जाए, नहीं तो 2 बार उनकी अंतरदशा अगर आ जाती है, तो हम कहते हैं काफी हद तक राहु जो है अब अच्छे फल देंगे, ग्रह अनुसार फल देने लग जाएंगे, ग्रह स्वामी की तरह बर्ताव करने लग जाएंगे। तो यहां पर उनके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम घर में बैठकर ग्रह स्वामी होकर झगड़ेंगे नहीं। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। कभी भी कोई क्लैशेस अगर हैं, 2 ग्रहों की आपस में अगर कम बनती है, लेकिन अगर उनमें से किसी एक ग्रह का वो फेवरेट हाउस है या उसका ऑन हाउस है, मतलब उसका खुद का घर है, उसको बहुत पसंद है, तो फिर वो झगड़ा काफी हद तक कम हो जाता है। जैसे शनि और मंगल आपस में थोड़ा उनका विचार अलग अलग है, लेकिन अगर शनि और मंगल एक साथ बैठ जाते हैं, कोई बड़ा राजयोग बना रहे हैं, उच्च के होके बैठे हुए हैं, स्वग्रही होके बैठे हुए हैं, तो उनके क्लैशेस को, उनके झगड़ों को हम काफी हद तक कम आंकते हैं। इसी प्रकार से राहु जैसा ग्रह जो सूर्य को ग्रसित करता है, लेकिन अगर अपने घर में होकर बैठा हुआ है तो फिर उसको पता है अगर मैं घर में डिस्टर्बेंस करूंगा तो ओवरऑल जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो मेरे घर पे जाएगा, तो इसलिए भी ऋणात्मक प्रभाव काफी हद तक कम देखा जाता है। तो आज की इस कुंडली में हमने मुख्य बिंदु ये देखे कि 4, 8, 12 राशियों का और 4, 8, 12 भावों का धनात्मक संबंध, और बृहस्पति जैसा विजडम ज्ञान का स्वामी अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान है, तो पूरा जो जीवन रहा वो समर्पित रहा मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से हम आगे भी आप लोगों के साथ अलग अलग प्रसिद्ध व्यक्तित्वों का जीवन रखने का प्रयास करेंगे। और देखिए, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम किसी की अलग विचारधारा के कारण आगे चलना बंद नहीं कर सकते हैं। कई दफा ऐसे सुनने में आता है कि सर इनके चार्ट में कुछ त्रुटि हो सकती है। देखिए, एक तो होता है कि हम ये मान के बैठे रहे कि चार्ट में त्रुटि है इसीलिए अध्ययन ही ना करें। एक ये विश्वास होता है कि नहीं, हमें कई विद्वान व्यक्तियों के जरिए हमें जो चार्ट मिला है एटलीस्ट उसको पढ़ने का तो प्रयास करें। क्योंकि अगर इसी प्रकार से सोचते रहेंगे कि नहीं सर बृहस्पति चौथे भाव में जा सकता है, हमने जो कैलकुलेट किया उस प्रकार से, क्योंकि जन्म समय में महापुरुषों के जीवन में कई विरोधाभास हो सकता है, लेकिन अगर उस विरोधाभास के चक्कर में हम अध्ययन ही ना करें, आगे उनका चार्ट एनालिसिस ही ना करें, तो फिर हमारा अध्ययन तो वहीं का वहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्रसिद्ध व्यक्तित्व का चार्ट देखें, उनका अध्ययन करें, उनको एनालिसिस करें, और काफी हद तक उन जो भी फॉर्मूले निकल कर आते हैं उनको आप आजकल के चार्ट पर भी लगा कर देखें, तब वो समझ में आने लग जाएगा। जैसे इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन हमने किसी और चार्ट में भी देखा तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक बल से धनी होगा। अगर इस प्रकार का कोई विचार, इस प्रकार के कोई कॉम्बिनेशन किसी आजकल के कोई ऐसे व्यक्तित्व हैं उनको आप देखते हैं तो वो आप अपने बिल्कुल आप अपने संग्रह को बढ़ाएं। ठीक हो गया। इस प्रकार से नहीं मानना है कि चार्ट में कुछ ऐसा मुझे लग रहा है
कि एक ग्रह डिग्री में 19 डिग्री का हो सकता है, उन्होंने बताया 16 डिग्री का है, इस कारण से मैं एनालाइज ही नहीं करूंगा, मैं उस कुंडली का विश्लेषण ही नहीं करूंगा, तो फिर अपनी बुद्धि को ये तो सीमित करने का हो जाएगा। तो हम अपनी बुद्धि को सीमित नहीं रखना चाहेंगे। सभी लोग चाहेंगे कि इस बुद्धि को और जितना ज्यादा विस्तारित किया जाए और उसी बुद्धि के जरिए हम अंततोगत्वा ब्रह्म के नजदीक पहुंचे और हम उसको प्राप्त कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।